Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fizan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss a past paper which is based on the topic of final accounts relevant for ACCA students who are going to attempt FR paper, which is also known as F7. So before moving forward, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि मज़ीद हम वीडियोस बनाएं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है कैंडल। कैंडल एक पास पेपर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें प्रॉफिट को रिवाइज करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके एक बार पूरा रीड कीजिएगा, ताकि हम जब बात करें तो आपको चीज़ें पता हों कि कौन सी चीज़ कहाँ से हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आप लोगों की रिवीजन किट्स में भी क्वेश्चन मौजूद है, आप रिवीजन किट से भी इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपने क्वेश्चन कंप्लीटली रीड कर लिया है। नहीं किया है तो वीडियो पोस्ट करके मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को रिपीट एक बार पढ़ लीजिए। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ चुके तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स, 5 नोट्स टू अकाउंट हैं। पहला है नॉन करंट एसेट का IAS 16 हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38 हमारे जहन में आना शुरू हो जाना चाहिए। फिर है केस हो गया प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज IAS 37। फिर रिडीमेबल कोई सी भी चीज हो IFRS 9 और टैक्स IAS 12 हमारे जहन में आ जाता है। तो हमने IAS आइडेंटिफाई कर लिए। हमें पता है जब भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है डायरेक्टली प्रॉफिट डिवीजन या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाना होता। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ईच बुलेट पॉइंट या ईच नोट आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हर नोट पे एक IAS है, हर नोट्स टू अकाउंट पे एक IAS अप्लाई हो रहा है, तो IAS आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। अब नोट 1 IAS 16 है। IAS 16 पे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आप का IAS 16 में वीकनेस है या IAS 16 को आप और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप IAS 16 की वीडियोस भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप रीड कर चुके हैं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। सबसे पहले है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। नोट 1 के 2 पॉइंट्स हैं, एक है प्रॉपर्टी से डील कर रहा है और सेकंड पैराग्राफ प्लांट से। तो पहले हम लीज होल्ड की बात करेंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1 अक्टूबर को 20 इयर्स लाइफ है, 50,000 की नजर आ रही है। बेहतरीन, वैल्यूएशन 50,000 है, 1 अक्टूबर है, यानी ईयर के स्टार्ट पे, ईयर एंड इज 30 सितंबर। 50,000 3 जीरो पे हम राउंड कर रहे होते हैं, हमें याद है हम मिलियंस पे काम नहीं करते। अब रीवैल्यूएशन हो गई 43 मिलियन की ईयर एंड पे। अच्छा भाई, वैल्यूएशन 30 सितंबर 2008 43 मिलियन, यानी 3 जीरो हाइड करेंगे 43,000। IAS 16 याद करें, वैल्यू 1 अक्टूबर की है, अगेन रीवैल्यू ईयर एंड पे हो रही है। साल गुजरा कि नहीं गुजरा, साल गुजर गया। जब साल गुजर गया तो उस साल का क्या निकालना पड़ेगा सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। मेथड नहीं बताया, कौन सा मेथड होता है सर, स्ट्रेट लाइन होता है और लाइफ 20 इयर्स गिवन है। हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगा 50,000 डिवाइड बाई 20, आई गेस 2,500 और 47,500 मेरे पास आ गई कैरिंग अमाउंट, जिसको हम नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन FR लेवल पे हम इसको नेट बुक वैल्यू लिखते नहीं हैं, हम इसको लिखते हैं कैरिंग अमाउंट। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद वैल्यूएशन है 43,000 की। अब 43,000 की वैल्यूएशन है, 47 की बुक्स में शो हो रही है, 43,000 की हो गई है, तो रीवैल्यूएशन में सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है। तो सर एक चीज 47 पे रिकॉर्डेड है, 43 पे हम उसको लेके जा रहे हैं, यानी बैलेंस शीट में अब ये एसेट 43,000 पे आएगा, जो कि बुक्स में 47,500 पर था। एसेट डिक्लाइन हुआ, एसेट गिर गया, वैल्यू गिर गई। अच्छी बात है बुरी बात है सर, दुख की बात है, डेफिसिट हो गया है। तो रिवैल्यूएशन डेफिसिट, रिवैल्यूएशन डेफिसिट किस तरह से रिकॉर्ड होता है जी, FR के अकाउंटेंट्स सोचो क्या सोचा है, क्या एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन डेफिसिट की। तो सर एसेट गिर जाता है, यानी एसेट की वैल्यू
कम हो जाती है, एसेट डेबिट पे बढ़ता है, क्रेडिट पे कम हो जाता है, तो एसेट क्रेडिट। और हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद था, तो वहीं से हम इसको निकाल देंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो 10,000 था, अब 4,500 वहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ से कम हो जाएगा। यानी जब मैं रीवैल्यूएशन बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो मैं रीवैल्यूएशन 10,000 नहीं लूंगा, 10,000 माइनस 4,500 कर दूंगा, तो मेरे पास 5,500 रीवैल्यूएशन रिजर्व। यानी जब मैं एसएफपी बनाने जाऊंगा तो रीवैल्यूएशन रिजर्व मेरे पास 5,500 आएगा। 5,500 कैसे? 10,000 ईयर ये स्टार्ट पे था, 4,500 आपने निकाल दिया, डेफिसिट हो गया, तो खैर है 5,500 रिमेनिंग है। और ये डेप्रिसिएशन है, ये इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो ये भी हमारा एक चीज है। और बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट हमारे पास नजर आ जाएगा। नोट 1 का 50%, यानी यूँ कह लो कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट किया है। अब इसको जरा सा हम कुछ और मजीद देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम एफर्ट्स डालते हैं। देखें, ये सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए है, वरना आमतौर पे एग्जाम में सारे नोट सॉल्व करने के बाद ही हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। लेकिन इस फाइन, अगर आप साथ साथ भी बनाना चाहें तो आप 2-3 पेज छोड़ के ये कर सकते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट ये है रिवाइज प्रॉफिट ना, तो हमारे पास ड्राफ्ट प्रॉफिट गिवन होगा। ड्राफ्ट प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, देखिए कितना है, ढूंढे जरा, ये रहा 59,100 ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना था? 59,100 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो नोट सॉल्व किया है इसकी चीजें उठाते हैं जो इनकम स्टेटमेंट को हिट कर रही है। तो सर इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही एक ऐसी चीज है जो हिट कर रहा है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और अभी हमने सिर्फ सॉल्व किया है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, तो 2,500 यहाँ से सिंपली लेस हो गया, बस हो गया काम। अब जब बैलेंस शीट बनती है, क्या बनती है? जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट का एक अपना फॉर्मेट, अपना स्टाइल है, बैलेंस शीट अपनी चीज है। जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें ये एसेट कितने पे नजर आना चाहिए? 43,000 पे। यानी हमने कह दिया कि वैल्यूएशन 43,000 है, एसएफपी में ये नजर आएगी। और जब बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा तो वो 5,500 से आएगा। ये हमें अब याद है, याद भी रखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम पुट कर दें ऐसे ही, ताकि हम कोई चीज़ मिस ना करें, तो कैसे होगा देखिएगा स्क्रीन पे। सॉरी, अगर हम एसएफपी बनाते हैं, एसएफपी के अंदर एडिंग आती है एसेट्स, एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में जो सबसे पहले चीज आएगी वो आएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब दो हैं, लीज होल्ड भी है, प्लांट भी है। हमें पता है बैलेंस शीट 2 कॉलम्स की होती है। अभी हमारे पास सिर्फ हमने कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ लीज होल्ड को सॉल्व किया है कि 43,000 लीज होल्ड जो है वो बैलेंस शीट में आना चाहिए, बस इतना ही हमने डिस्कस किया है। अब इक्विटी साइड तक हम पहुंचे नहीं है, जब पहुंचेंगे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व याद रखना, अपने पास में लिख लो कि रीवैल्यूएशन रिजर्व 10,000 था, 4,500 से गिर गया है तो 5,500 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा अब आगे देखिएगा जरा ध्यान से। आगे हमारे पास नोट है, ये चीज, ये पॉइंट है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्लांट। एन आइटम ऑफ प्लांट वाज डिस्पोज ऑफ 2.5 मिलियन, यानी 2500, 2,500, 30 पे राउंड कर रहे हैं। The proceed have been treated as sales revenue. Oh my God, क्या हो गया? एरर हो गया भाई, गलती हो गई। प्लांट बेचा, रेवेन्यू बढ़ा दिया, कितने से? 2,500 से। रेवेन्यू का बढ़ना मतलब
प्रॉफिट का बढ़ जाना। ये हो गई गलती। करेक्शन क्या होगी, गलती सुधारी कैसे जाती है कि जब आपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है 2500 से, तो करेक्शन क्या होगी, डिक्लाइन इन प्रॉफिट बाय 2500। आपने गलती की, प्लांट बेचा, उसको रेवेन्यू में ट्रीट कर दिया। प्लांट बेचना पे गेन या लॉस जरूर आता है, लेकिन जो आपने सेलिंग प्राइस है, जो पैसा मिला था, उसको ही उठा के प्रॉफिट में चार्ज कर दिया, तो गलत किया ना भाई। गलती तो गलती है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सॉल्व कर ली कि ये गलती है कि रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर दिया, तो इसको सुधारेंगे। जब हम प्रॉफिट रिवाइज की बात करेंगे तो इसके अंदर जो गलती सुधारने वाली बात है कि आप क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ एरर। डिस्पोजल वाला जो नोट है, आपने कितना गलती से प्रॉफिट चार्ज कर दिया है, 2500। उस प्रॉफिट को कम कर दिया, करेक्शन हो गई, ठीक हो गया। अब इस नोट में आगे जब आप एसेट बेचते हो तो ऑब्वियसली हम सबको पता है गेन या लॉस होता है। गेन या लॉस हो जाता है जब भी हम एसेट बेचते हैं, डेफिनेटली या तो गेन होता है या लॉस होता है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। प्लांट ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड है, उसकी कॉस्ट जो है वो है 8 मिलियन यानी 8000। उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका, यानी उसका वेयर एंड टेयर आज तक 4 मिलियन हो चुका, तो उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हुई, 4000। एक चीज की कैरिंग अमाउंट 4000 की है और आप उसको बेचते हो, प्रोसीड करते हो, पैसा आता है आपके पास 2500। 4000 की चीज 2500 रिटर्न देती है, खुशी होगी दुख होगा, तो ऑब्वियसली बड़ा शदीद दुख होगा, और उस दुख को कहते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस है, एक्सपेंस है 1500, यहाँ पे हो गया डिडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि हम लाइन बाय लाइन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, और जहाँ पे जो पेस्ट हो रही है उसको वहां पे आपको दिखा भी रहे हैं कि कौन सी चीज लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट से माइनस हो रही है, तो किस तरह से हम कर रहे हैं। तो नोट्स भी साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं, प्रॉफिट भी एडजस्ट हो रहा है, और बैलेंस शीट भी साथ साथ हम चला रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपके साथ हैं। जब आप अकेले करेंगे तो पहले नोट सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉफिट रिवीजन, और फिर बैलेंस शीट को देखेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये तो हो गया जो प्लांट आपने बेचा था उसकी कहानी। कहता है इसके अलावा जो इसके प्लांट्स जो हैं वो आप 20% रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट करते हो। क्या जो प्लांट मैंने बेच दिया था, क्या मेरे पास सिर्फ वही प्लांट था कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं? तो मैं देखता हूँ बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में आप देखें, यू हैव अ लॉट्स ऑफ प्लांट, आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, 76,600, और उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 24,600 है। यानी हमने सिर्फ 8 मिलियन का एक प्लांट बेचा है, बाकी प्लांट्स हमारे पास हैं और वो चल रहे होंगे। अब वो चल रहे होंगे तो इसका मतलब उनका डेप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही चीजें होती है, छोटी छोटी बातें जो कि एफआर में रेलेवेंट होती हैं और स्टूडेंट उसको कैच नहीं कर पाता। कुछ चीजें पिक हो जाती हैं जो सामने नजर आती हैं, और कुछ पिक स्टूडेंट से नहीं हो पाती, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए मेरे पास प्लांट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट, 76,600 माइनस 24,600 कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। मैं डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस, और रिड्यूसिंग बैलेंस का फार्मूला याद करो, कैरिंग अमाउंट पे रेट परसेंटेज लगती है, तो कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर यूज करेंगे, 76,600 माइनस 24,600, तो आई गेस 52,000 आएगा। ये क्या पूरा साल यही रहा है? नहीं सर, इसके अंदर एक चीज इंक्लूडेड थी, देखो लिखा हुआ है अबव ट्रायल बैलेंस फिगर इंक्लूड्स। जो आपने बेचा है ना, डिस्पोजल किया है, 8,000 का था और 4,000 उस पर एक्यूमुलेट हो चुका था, यानी ये हम कैरिंग अमाउंट चला रहे हैं ना, ये क्या है, कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट है तो कैरिंग अमाउंट से कैरिंग अमाउंट ही लेस होगी, तो हमारे पास फाइनल कैरिंग अमाउंट आ गई 48,000, और रेट जो है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस 20%,
तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 48,000 का 20%, तो 9,600। और जब प्लांट मेरा एसएफपी में बैलेंस शीट में जाएगा तो देखें 48,000 था, फर्दर 9,600 का आपने डेप्रिशिएट किया, तो अब कैरिंग अमाउंट उसकी जो बैलेंस शीट में जाएगी वो होगी 38,400। तो ये है हमारे पास नोट 1 जो IAS 16 से डील करता है। प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपने F3 में भी पढ़ा है, कैरिंग अमाउंट से कैरिंग अमाउंट ही एडजस्ट होती है, कॉस्ट एडजस्ट नहीं होती। अब एक बात है कि सर आपने डिस्पोजल माइनस कर दिया, डिस्पोजल की डेट क्या थी भाई? देखो ये 1 अक्टूबर था और डिस्पोजल भी 1 अक्टूबर है। हाँ ये हो सकता है कि डिस्पोजल थोड़े टाइम बाद होता तो उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आसानी है कि जिस दिन आपके पास ईयर स्टार्ट हुआ है उसी दिन उसने डिस्पोज ऑफ किया है, तो हमने डायरेक्ट उसको माइनस किया, उसका कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन है 9,600, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्लांट का 9,600 और 38,400 हमारी इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है जो कि बैलेंस शीट में जानी चाहिए। तो बैलेंस शीट में 81,400 का एसेट आ गया और आप देख रहे हैं प्रॉफिट डिवीजन के अंदर 2,500 9600, फिर 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपके सिर्फ नॉन करंट एसेट से डील कर रहे हैं, यानी नोट 1 कंप्लीट हुआ है और हमें एक मेजर चेंज इन द प्रॉफिट भी दिख रहा है और बैलेंस शीट भी साथ साथ बनती चली जा रही है। अब आपने करना क्या है, अगले नोट पे जाने से पहले अब आप वीडियो को करें पॉज और इस नोट को खुद से एक बार करो सॉल्व और फिर देखो आपका आंसर हमारे आंसर से मैच है कि नहीं है। मैच हो जाए प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप आगे जाइएगा और नोट 2 जो अभी हम कर रहे हैं उसको देखिएगा। नोट 2 है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स हमें पता है IAS 38 जो है वो इंटेंजिबल एसेट से डील करता है। रिसर्च हमेशा एक्सपेंस आउट होती है, रिसर्च हमेशा क्या होती है, एक्सपेंस आउट होती है। वाइल डेवलपमेंट अगर कंडीशंस को मीट कर जाए, यानी प्रॉफिटेबल डेवलपमेंट हो, कंपनी के पास रिसोर्सेज हो, मैनेजमेंट का डिसीजन हो, तो कंडीशंस मीट हो जाए तो डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी, वरना डेवलपमेंट भी एक्सपेंस आउट हो जाती है। नोट 2 पढ़ते हैं। एडिशन टू कैपिटल एक्सपेंस ऑफ 20 मिलियन, ये यहाँ पे देखे नजर आ रहा है 20 मिलियन और 6 मिलियन का एमोटाइज हुआ है, ठीक है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। R&D 1 अक्टूबर 2007 और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको एमोटाइजेशन बोलते हैं 6,000 गिवन है। 14,000 मेरे पास ये कैरिंग अमाउंट आ रही है 1 अक्टूबर 2007 को। अब कहानी नोट के अंदर है। 20 मिलियन जो ऊपर है, फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने की है 1 अक्टूबर को कमेंस हुई है, रिसर्च स्टेज दिसंबर तक चला है, यानी मैं अगर इसको यू टाइमलाइन बना लूँ तो आसानी रहेगी। मेरा ईयर एंड है 30 सितंबर, इसका मतलब स्टार्ट हुआ होगा 1 अक्टूबर। कहता है आपने नया काम शुरू किया, न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। अब न्यू प्रोजेक्ट में कहानी ये हुई कि आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया और 31 दिसंबर तक आपने सिर्फ उसको रिसर्च की, रिसर्च में 14 मिलियन आपने लगा दिए। रिसर्च हमेशा हमें पता है कि रिसर्च फेज एक्सपेंस आउट होता है, कैपिटलाइज नहीं होता। फिर डेवलपमेंट शुरू हुई 800 पर मंथ के हिसाब से। अप्रैल यानी यहाँ पे रिसर्च खत्म हो गई दिसंबर में, रिसर्च खत्म हुई तो क्या शुरू हो गई होगी सर, जब रिसर्च खत्म होती है तो फिर डेवलपमेंट शुरू हो गई, यानी ये डेवलपमेंट है। क्या सबकी सब डेवलपमेंट कैपिटलाइज होती है? नहीं, जो डेवलपमेंट कंडीशंस को मीट करे वही कैपिटलाइज होती है।
तो क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल को लगा कि प्रॉफिट होगा, यानी इससे पहले लगता था कि प्रॉफिट नहीं होगा, यानी ये जो फेज है और एक ये फेज है, डेवलपमेंट के 2 फेज हो गए। यानी 1 अप्रैल से पहले वाला, जब डायरेक्टर्स का कुछ पता नहीं था, उनको लग नहीं रहा था, उनको अप्रैल में लगा कि सक्सेसफुल होगा, यानी इससे पहले उनको इसकी श्योरिटी नहीं थी प्रॉफिटेबल होने की, यानी कंडीशन मीट नहीं हो रही थी। तो दिसंबर के बाद डेवलपमेंट शुरू हुई, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स उनको श्योर नहीं था। फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स उनको श्योर हो गया। तो जो कंडीशन मीट ना करे 800 पर मंथ है, 3 मंथ का कितना होगा 2400। कंडीशन को मीट ना करे डेवलपमेंट, वो भी क्या हो जाती है एक्सपेंस आउट। और जो कंडीशन को मीट कर जाए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं कैपिटलाइज। 6 इंटू 1 महीने की 800 है, तो 4800 कैपिटलाइज हो जाएगी। और ये अभी चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है, इसका मतलब इसको एमोटाइज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन जो पुरानी वाली है उस पे कहता है कि 20% आप एमोटाइज करोगे यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये है 1 अक्टूबर की वैल्यू ना, हमें ईयर एंड पे आना है, तो एमोटाइजेशन फॉर द ईयर हमें करना है। कहता है 20% स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब किस पे अप्लाई करोगे परसेंटेज, नेटबुक वैल्यू पे कि कॉस्ट पे? सर स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का फार्मूला कॉस्ट पे अप्लाई होता है। तो कॉस्ट का 20%, ये आएगा 4000 एमोटाइजेशन। और न्यू R&D जो कैपिटलाइज हुई, यानी जिसने कंडीशन को मीट किया, वो है 4800। हमारे पास SFP में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी वो आ जाएगी 14800। एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो IS 38 कहता है रिसर्च एक्सपेंस आउट होगी, हमारे सामने रिसर्च नजर आ रही, 1400 रिसर्च पे खर्च हुआ था, तो रिसर्च को तो सीधा सीधा उठाया और हमने डाल दिया एक्सपेंस में, क्योंकि रिसर्च तो एक्सपेंस आउट ही होता है। बात समझ आई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 1400 तो एक्सपेंस हो गया। बाकी डेवलपमेंट में शुरू के 3 महीने डायरेक्टर श्योर नहीं थे, तो वो भी एक्सपेंस आउट हो गया। ठीक है, एक्सपेंस आउट मतलब इनकम स्टेटमेंट में चला गया। बाकी डायरेक्टर श्योर हो गए तो वो कैपिटलाइज हुआ। अब कैपिटलाइज मतलब एसेट बनेगा। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी 20,000 की थी, 6,000 एमोटाइज था, 14,000 कैरिंग अमाउंट थी। अब जो 14,000 थी ये तो कंप्लीट थी ना, तो इस पे पूरे साल का एमोटाइजेशन लगा 4,000। एमोटाइजेशन एक एक्सपेंस होता है, एमोटाइजेशन क्या होता है, एक्सपेंस फॉर द ईयर जाएगा, 4,000 का एक्सपेंस आ गया। और नई जो अमाउंट आपने कैपिटलाइज की है न्यू रिसर्च की, वो है 4,800 की। सवाल स्टूडेंट अक्सर मुझसे करते हैं, सर आपने पुरानी वाली को तो एक्सपेंस यानी एमोटाइज डेप्रिशिएट किया है, जो न्यू आपने 4,800 कैपिटलाइज की उसको आपने एमोटाइज क्यों नहीं किया? तो इसका मैं जवाब हमेशा से देता हूं कि भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में सर लिखा हुआ है कि ये रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब कंप्लीट ही नहीं हुई तो उसको एमोटाइज आप क्यों करोगे, कैसे करोगे, लाइफ कहाँ है? तो इसलिए न्यू रिसर्च अभी कंप्लीट, डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, इन प्रोसेस है, इसलिए उसको हमने अभी कैपिटलाइज नहीं किया, सॉरी एमोटाइज नहीं किया। 14,000 पुरानी, 4,000 से एमोटाइज होकर 10,000 रह गई, नई कैपिटलाइजेशन 4,800 हो गई। तो एसएफपी में जो डेवलपमेंट कॉस्ट एज एसेट जाएगी वो आ जाएगी 14,800। ये दो ही क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट कंप्लीट हो गए, इसको हम टोटल कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 96,200। अब ये तो हो गए 2 नोट्स, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन का काफ़ी हद तक जो चंक है वो भी निकल गया है। अब हम अगला नोट पढ़ेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। अगला नोट है कंपनी बेस्ड सूट फाइल हुआ है, केस हुआ है।
केस जब भी होता है तो सिंपल ये IAS 37 प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की बात होती है। थोड़ा सा मैं IAS 37 याद दिलाता हूँ क्योंकि हर किसी को याद होता नहीं है। फाइनल अकाउंट करते वक्त IAS पे तो ग्रिप जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि बंदा नींद से उठा के पूछे, हाँ भाई IAS 37 में प्रोबेबल और पॉसिबल का क्या फ़र्क होता है, तो बंदा बता दे उसको। लेकिन आमतौर पे स्टूडेंट्स ऐसे हाल पे नहीं होते, वो आखिरी में पढ़ते हैं और फिर पेपर में गड़बड़ हो जाती है रिजल्ट के अंदर। हम शुरू से कहते हैं भाई शुरू से पढ़ो, लेकिन इन वेन ही जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। IAS 37 कहता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोविजन और एक होता है कंटीजेंट। प्रोविजन रिकॉर्ड होता है, कंटीजेंट डिस्क्लोज होता है, ऐसा ही है ना। प्रोविजन रिकॉर्ड कब होता है, जब उसका चांस प्रोबेबल हो, और प्रोबेबल बोलते हैं 50% से ज़्यादा होने के चांसेस को। और डिस्क्लोज इसको कहते हैं, ये अगर पॉसिबल हो तो डिस्क्लोज होगा, और पॉसिबल का मतलब होता है लेस देन 50% चांसेस, कि किसी भी चीज़ का चांस 50% से कम है तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसको जस्ट डिस्क्लोज करेंगे। अब कैंडल के अकाउंटेंट जो थे उन्होंने क्या हरकत की, एक सूट फाइल हुआ 2 मिलियन का, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था। कैंडल ने लीगल ओपिनियन लिया और कहा कि भाई 20% चांस है कि कैंडल हार जाएगा। अब अकाउंटेंट को IAS 37 आता जाता नहीं था, वो प्रोबेबल और पॉसिबल में ही उलझा हुआ था, और उसने उसको 400,000 एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। क्या ये पॉसिबल है कि प्रोबेबल है? 20% क्या है भाई, ये पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब शुड नॉट रिकॉर्ड, यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना था, गलती कर दी, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, करेक्शन ऑफ एरर करेंगे। अब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा इसने तो साथ में पेएबल भी रिकॉर्ड किया होगा, तो करेक्शन क्या होगी, एक्सपेंस को डिक्रीज कर देंगे, यानी रिडक्शन इन एक्सपेंस। 400 का इसने रिकॉर्ड किया है, 30 हाइट पे हम काम करते हैं, और अभी पे ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि अब तो लॉयर कह रहा है भाई शायद हम तो 20% चांस, यानी अभी तो बात चल रही है, केस चल रहा है, तो हमने पेएबल भी रिकॉर्ड किया होगा, जब एक्सपेंस क्या होगा तो पेएबल से भी रिड्यूस और एक्सपेंस से भी रिड्यूस, क्योंकि भाई ये कंटीजेंसी है, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, इट्स कैन ओनली बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। गलती की है, इसने रिकॉर्ड किया है, ठीक हो गया। और फिर आगे कहता है यहाँ से कि लीगल फीस आपको देनी है। लीगल फीस, अच्छा भाई लीगल फीस देनी है तो लीगल फीस तो एक एक्सपेंस होता है, देंगे भाई, इरिकवरेबल है ना, वो तो देनी ही देनी है, वकील ओपिनियन फ्री में थोड़ी देता है। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये है नोट नंबर 3 का सॉल्यूशन। एक गलती हुई, कंटीजेंसी को प्रोविजन बना दिया, यानी रिकॉर्ड नहीं करना था, रिकॉर्ड कर दिया तो उसको रिवर्स किया, एक्सपेंस को भी कम किया, पेएबल को भी कम किया, और एक खर्चा देना पड़ गया कि वकील ने कहा भाई कोर्ट नहीं आऊंगा ये तो मेरे पैसे नहीं दोगे, तो ये तो आपको देना ही देना है, ये तो आपका रिमोट या पॉसिबल या प्रोबेबल नहीं, ये तो आपका सर्टेन खर्चा है, यू हैव टू पे, नॉर्मल लायबिलिटी है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। इसको अब हम पोस्ट कर लेते हैं, जो हम नीचे काम कर रहे हैं रिवीजन ऑफ प्रॉफिट का। सबसे पहले जो गलती है उस गलती को सुधार लेते हैं। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन 400, एक्सपेंस कम कर दिया, और लीगल फीस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। देख लीजिएगा, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन यानी हमने एक्सपेंस को कम किया, यानी प्रॉफिट को बढ़ाया, और लीगल फीस एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके बाद है
प्रीफरेंस शेयर्स, नोट नंबर 4 IFRS 9। थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी पे निकलती है फाइनेंस कॉस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये रूल IFRS 9 में लिखा हुआ है। जब IFRS 9 को आप डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको आपके टीचर जो है वो ये बता रहे होते हैं। नहीं पता तो IFRS 9 पे भी हमारे चैनल पे अनकरीब इंशाल्लाह वीडियो आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखें, हमारा ईयर एंड है सितंबर। अप्रैल में इसने इशू किया। रिडीमेबल एक पार है, 12% इफेक्टिव रेट है, और आगे कहानी है कि डिविडेंड जो है वो ट्रायल बैलेंस में जो शो हो रहा है वो पेमेंट है, तो जो नहीं पे हुआ वो लायबिलिटी होगी। देख लेते हैं, यहाँ पे 8% गिवन है। अब हमारा ईयर एंड, हमारा प्यारा ईयर एंड इशू कब हुआ? देखो 1 अप्रैल, और कितने मंथ्स हो गए ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओनली 6 मंथ्स। रेट लेना है इफेक्टिव, और अमाउंट है 20,000। यह आ गई मेरी फाइनेंस कॉस्ट, यानी फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना आया? 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, आई गेस 1200 आ रहा है। ये मेरा एक्सपेंस आ गया। अब इस एक्सपेंस में से लिखा हुआ है डिविडेंड की कहानी। ये रहा डिविडेंड, ये है पेड। इसका मतलब पेड है इसमें से 800, तो अनपेड यानी पेएबल कितना हुआ? 400। ये कहानी समझ आई होगी। फाइनेंस कॉस्ट हमेशा निकलेगी मंथ्स बेसिस के ऊपर, आउटस्टैंडिंग मंथ्स यूजिंग इफेक्टिव रेट। आपने निकाल लिया। अब 1200 फाइनेंस कॉस्ट आ गई, एक्सपेंस आ गया। इस एक्सपेंस में 800 पे है, हुआ है, तो 400 जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी यानी पेएबल के तौर पे नजर आना चाहिए। अब हमने इसको देख लेना है, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। फाइनेंस कॉस्ट 1200, एक्सपेंस पूरा आता है, पेएबल 400 जाएगा। ये हमारा पास ये वाला नोट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, डेफर टैक्स। डेफर टैक्स आपको याद होना चाहिए, IAS 12 में दो बातें होती हैं। एक होता है करंट ईयर टैक्स और एक होता है डेफर टैक्स। करंट ईयर टैक्स सिंपल होता है, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। गिवन है 11,400, तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ये पेएबल जो है ये करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि टैक्स जो नॉर्मली इस साल का होता है वो उसी अगले साल में विद इन अ ईयर पे करना होता है। ठीक है। अब डेफर टैक्स का नोट है 11,400 करंट ईयर टैक्स है। जब IAS 12 डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं डेफर टैक्स। डेफर टैक्स नॉन करंट लायबिलिटी होती है यूजुअली। क्वेश्चन में 5,800 का ओपनिंग दिया हुआ है, यानी ईयर जब मेरा स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को, तो मेरा डेफर टैक्स कितना था, यानी मेरी लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड हुई हुई थी? 1 अक्टूबर 2007। ये गिवन है, इसको ओपनिंग बोल देते हैं। 30 सितंबर 2008 को ये कहता है कि लायबिलिटी रिक्वायर्ड, क्लोजिंग लायबिलिटी आपको चाहिए। ओपनिंग लायबिलिटी थी, क्लोजिंग लायबिलिटी आपको चाहिए 6,000। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय 200। 5,800 की लायबिलिटी थी, 6,000 की लायबिलिटी कर देनी है, तो लायबिलिटी कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 200 से लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो 11,600 इस नोट का फाइनल इम्पैक्ट आ जाएगा, जो कि हमारा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस होगा। याद रखना, डेफर टैक्स, करंट ईयर टैक्स सिंपल करंट लायबिलिटी,
एक्सपेंस भी और पेएबल भी। डेफर्ड टैक्स दोनों का डिफरेंस जो है वो एक्सपेंस अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो। और बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में आपको क्लोजिंग अमाउंट यानी सीडी बैलेंस विच इज 6000 लेके जाना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। टोटल करते हैं, मैंने देखा तो आंसर आ रहा है 22,700 रिवाइज्ड प्रॉफिट। हमने 8 मार्क्स का क्वेश्चन नोट सॉल्व करते करते साथ ही साथ खत्म कर दिया है। अब रिमेनिंग जो है वो बैलेंस शीट है जिसके मार्क्स वेटेज 12 मार्क्स की है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सॉल्यूशंस जब हम कर रहे थे, अब आपको याद कैसे होंगे, तो इसका आसान सा फार्मूला है, वीडियो स्टार्ट से प्ले कीजिए और जो मैंने कहा था कि आपने करना क्या है, बड़ा आसान है, आपने खुद सॉल्व करना है इसको यहाँ तक जहाँ तक हम अभी पहुँच गए, यहाँ तक खुद सॉल्व कीजिए और इसके बाद बैलेंस शीट देखिएगा तो आपको चीज़ें खुद ही पता होंगी कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। हम नॉन करंट एसेट्स तक पोस्ट कर चुके हैं। नॉन करंट एसेट के बाद करंट एसेट आता है। करंट एसेट की सीक्वेंस आपको पता है कि इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड है तो फिर प्रीपेड्स, फिर बैंक और फिर कैश सबसे लास्ट पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन होगी, कोई नोट नहीं था लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। ढूंढते हैं, 20,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। ट्रेड रिसीवेबल ढूंढते हैं, 43,100 फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, हाफ मार्क्स सिर्फ मिल रहा है डायरेक्ट लिखने का। बैंक भी गिवन है लेकिन बैंक क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड पे बैंक जो है वो क्या होता है, एसेट नहीं होता वो सर, वो लायबिलिटी होता है, उसको हमने साइड कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया। अब कोई और एसेट रह गया नहीं सर, और कोई करंट एसेट नहीं है। दोनों को टोटल करते हैं, 63,100 आ रहा है और हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 96,200 प्लस 63,100 159,300। एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड साइड है इक्विटी साइड जिसको अब हम बनाएंगे। हेडिंग लगेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की और सबसे पहले इसके अंदर आएगा इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मेट आपको आपके टीचर्स ने ज़रूर बताया होगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये दो चीज़ें होती हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन, रिजर्व, अदर रिजर्व, कोई से भी रिजर्व हो वो, और आखिरी में रिटेन अर्निंग। इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हों, जो होंगी वो ले लेंगे, जो नहीं है वो आप लिखोगे नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने पूरा लिखा है तो मैं 0 मार्क कर दूंगा, आप पेपर में जो नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 है, लिख दिया मैंने शेयर कैपिटल 50,000। शेयर प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है। रीवैल्यूएशन हम वर्किंग कर चुके हैं, देखें नोट 1 जो सॉल्व हुआ है, वीडियो थोड़ा बैक जाके देखें, हमने कहा था 10,000 ये रहा रीवैल्यूएशन का, और नोट 1 से हमने डेफिसिट निकाला था, कितना डेफिसिट था 5,500 का, तो कितना बचा था, ये वर्किंग हम कर चुके हैं, 4,500 जो है वो हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी 5,500 हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो बाकी बचा था, यानी 10,000। अगर मैं इसको यहाँ लिख भी दूँ, मैं रूलर यूज कर सकता हूँ, एक सेकेंड, मेरे पास जो सॉल्व हमने किया था 10,000 था, 4,500 मेरा डेफिसिट था, तो 5,500 आ गया। क्वेश्चन में कोई अदर रिजर्व है नहीं, रिटेन अर्निंग ढूंढ लेते हैं। रिटेन अर्निंग गिवन है 18,500। आपको एक बात बचपन से पढ़ाई जाती है, F3 से पढ़ाई जाती है, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें लेस होता है डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड, और जो अमाउंट आती है वो चली जाती है रिटेन अर्निंग में। यानी ऑनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड की फॉर्म में,
और जो प्रॉफिट रह जाता है वो कंपनी के अंदर रिटेन हो जाता है, कंपनी में ही पड़ा रह जाता है। तो इस केस में कोई डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड नहीं है, प्रीफरेंस शेयर्स का है, और प्रीफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल हैं जो कि एक लायबिलिटी है, तो वो तो फाइनेंस कॉस्ट का निकाल लिया हमने। तो इस केस में इस क्वेश्चन में कोई ऑर्डिनरी डिविडेंड है नहीं, तो पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है वो आपने रिटेन अर्निंग में ही एड अप कर लेना है। कैलकुलेटर साथ साथ हम यूज कर ही रहे हैं। मेरे पास इक्विटी साइड का टोटल आ रहा है 96,700। होपफुली यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ रही होगी और कोई खास इशू नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी इक्विटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में ढूंढेंगे। कोई नॉन करंट लायबिलिटी है तो रिडीमेबल जो भी होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी होता है, वी नोज इट, तो हम उसको ले लेंगे। और डेफर टैक्स भी एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है। नोट सॉल्व कर चुके हैं। 8% रिडीमेबल लिखना जरूरी है। $20,000 के थे। अब इसमें एक बात हमने सॉल्व किया था, वीडियो में भी बैक जाके भी देख सकते हैं, और अगर आप देखते हुए आए हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जो फाइनेंस कॉस्ट 1200 की आई थी उसमें से 800 पे हो चुका है, तो कितना पेएबल है? 400 पेएबल है। 1200 की फाइनेंस कॉस्ट आई थी, याद है? 800 पे हो चुका है, तो पेएबल कितना था? टू बी पेड 400 था, तो वो यहाँ ऐड होना चाहिए। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कितना डेफर टैक्स करना है? क्वेश्चन ने कहा है 6000 कर दो, 5800 था, 200 से एक्सपेंस बढ़ाया था ये, तो 5800 प्लस 200, व्हाट इज माय कनेक्ट माय लायबिलिटी नाउ? 5800 थी, 200 से बढ़ के कितनी हो गई लायबिलिटी भाई? सर 6000 हो गई। ठीक है भाई, 6000 हो गई, 26,400। फिर आते हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट ईयर टैक्स। करंट ईयर टैक्स मैंने बताया था कि ये एक करंट लायबिलिटी होता है। 11,400 हमारा करंट ईयर टैक्स हमने ले लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 1300 का। क्रेडिट साइड पे बैंक का बैलेंस होना इज अ लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ये भी हमने ले लिया। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ट्रेड पेएबल बाकी है। ट्रेड पेएबल को ले लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स को हम ले आते हैं, क्वेश्चन में ढूंढते हैं ट्रेड पेएबल्स कहाँ है। ये है ट्रेड पेएबल्स, लेकिन इसका नाम है ट्रेड पेएबल्स एंड प्रोविजंस। प्रोविजंस भी इसी के साथ है, और प्रोविजंस में कुछ करेक्शन एंट्री जरूर की थी। ट्रेड पेएबल एंड प्रोविजंस, कितना ट्रेड पेएबल गिवन है? 23,800। कितना है? 23,800। हमने करेक्शन क्या की थी? प्रोविजंस की करेक्शन देखिए। हमने कहा था भाई 400 गलत रिकॉर्ड हुआ है, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस और पेएबल दोनों से हटेगा, और 100 की लीगल फीस हमें देनी है, तो वो एक्सपेंस भी है और पेएबल भी है, याद करो यही बोला था। 400 गलती है, वो पेएबल से और एक्सपेंस से दोनों से हटेगा, और 100 फीस हमें देनी है, तो एक्सपेंस में भी आएगा और एक्सपेंस में भी आएगा और पेएबल में भी आएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी मौजूद है, तो लायबिलिटी रिड्यूस और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। 400 से रिड्यूस हुई, वो गलती थी, और 100 से इंक्रीज हुई क्योंकि ये हमें देना ही देना है। 23,500 प्लस दिस प्लस दैट 36,200, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज यानी दिस दिस और दिस, इन सबको एड अप कर लेते हैं। 159,300। अल्लाह पाक का शुक्र है, एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो है वो बैलेंस्ड हो रही है। इसका मतलब हमने 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अचीव किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिस 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 और ग्रिप इसके ऊपर, आईएएस इंडिविजुअल आईएएस के ऊपर अगर होगी तो पूरे मार्क्स आप ले पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं ब्लेंडर, कहीं ना कहीं मिस्टेक, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन भी ओपन है, लाइक करने का भी मना नहीं है, सब्सक्राइब पे भी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, और शेयर करने पे तो किसी ने मना ही नहीं किया है। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।